रेलवे के धुरंधरों, क्या आपकी तैयारी सच में पक्की है? आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6 जिसमें है पूरे 100 क्वेश्चन जो रेलवे हर बार परीक्षा में सीधे छापता है। आज देखते हैं कि किसमें कितना दम है। अगर इस बार रेलवे की वर्दी चाहिए तो 100 में से 80 पार करके दिखाओ। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं आज का महासंग्राम। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोथल जो है नो। तो ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। तो याद रखिएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। तो याद रखना 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो याद रखना मोहनजोदड़ो जो है ना तो ये जो कि सिंध में स्थित है। तो याद रखिएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो याद रखना ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि स्नानागार है नो तो ये जो कि कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना हड़प्पावासी जो थे नो तो ये जो कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो याद रखिएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरकोटदा से जो कि घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता का घर। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना यह खोज जो है नो तो लोथल में हुई थी। तो याद रखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? तो याद रखना पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति जो कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व होती है। तो याद रखिएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, विषुव वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, वे कब होते हैं? तो याद रखना ये जो कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को होते हैं। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रह कब होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? तो सूर्य ग्रह होता है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किस दिन? तो पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो याद रखिएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय? तो 4 मिनट लगता है। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गंगा नदी है नो तो ये जो कि सबसे लंबी है भारत की नदी। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है।
तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखना है ये जो कि ताप्ती नदी है नो, तो ये जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, तो याद रखिएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये जो कि माजुली द्वीप है नो, तो ये जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना बिहार का शोक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना गोदावरी नदी जो है नो, तो ये जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना ये जो कि सूरत है नो, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो देखो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था? तो देखो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने? तो याद रखना किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कैसी निकलती है? तो याद रखना 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकलती है, तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे, तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचकांक क्या माना जाता है? तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जो कि ये आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचक माना जाता है, तो याद रखिएगा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखना है जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो कि सेवा क्षेत्र का है, तो याद रखिएगा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीएनपी में क्या घटाया जाता है? तो याद रखना मूल्य ह्रास घटाया जाता है, तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़े गए, तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखना हम भारत के लोग से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो देखो संविधान की कुंजी जो कि किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ होता है, तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो याद रखना वो जो कि लोकतंत्र कहलाता है, तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक जो कि एक बार संशोधन हुआ है, तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता राज्य का अर्थ क्या है? तो देखो, धर्मनिरपेक्षता राज्य का अर्थ जो कि राज्य सभी धर्मों को समान मानता हो, इसका अर्थ है। तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग कितने रूपों में किया गया है? तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये 3 रूपों में किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग कितने रूपों में? तो 3 रूपों में किया गया है। तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि ये संविधान की प्रारूप समिति से है। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो देखो, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखना जूल होता है। तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति का मात्रक जो कि वाट होता है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो याद रखिएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अश्वशक्ति जो कि कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट के बराबर होती है। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो याद रखना mgh होता है, मास ग्रेविटी हाइट होता है। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1/2 mv² होता है जो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो याद रखिएगा 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो याद रखना उसकी गतिज ऊर्जा जो कि 4 गुनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, बांध में रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बांध में रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ जो कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है। तो याद रखिएगा 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो याद रखना है 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो देखो, आदर्श गैस समीकरण जो कि ये PV = nRT है। तो याद रखिएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, बोयल का नियम किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा बोयल का नियम जो कि ये नियत तापमान पर लागू होता है। तो याद रखना 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम गैसों के किन 2 गुणों के बीच संबंध बताता है? तो याद रखिए आयतन और तापमान के। तो याद रखिएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? तो याद रखिएगा यह नियम जो कि एवोगाड्रो का है। तो याद रखना है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने? तो ग्राहम ने, जो कि गैसों के विसरण का नियम दिए थे। तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो याद रखिएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना? तो 22.4 लीटर होता है। तो याद रखिएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो याद रखना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है।
तो याद रखिएगा 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा एलपीजी में जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। तो याद रखना है 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जो कि ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना है 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना लैमार्क ने दिए थे। तो याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने? तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो कि प्रस्तुत किए थे। तो याद रखिएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हुगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तनवाद का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंग क्या होते हैं? तो याद रखना समजात अंग जो कि जिनकी उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग होते हैं वो समजात अंग होते हैं। तो याद रखिएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि अपेंडिक्स है तो ये जो कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला जीव पृथ्वी पर कहाँ उत्पन्न हुआ? तो याद रखना 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल में उत्पन्न हुआ। तो याद रखना है 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन दो वर्गों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, सरीसृप और पक्षी के बीच। तो याद रखिएगा 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी की पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, किसने? तो लैमार्क ने। तो याद रखिएगा 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखना INS अरिहंत नाम है। तो याद रखिएगा 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि भी मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी होती है? तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, 5000 किलोमीटर तक होती है। तो याद रखिएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो याद रखना रूस की मदद से। तो याद रखिएगा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, तेजस क्या है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तेजस क्या है? तो ये जो कि हल्का लड़ाकू विमान है। तो याद रखना है 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखो ये जो कि पृथ्वी मिसाइल है तो ये जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो याद रखिएगा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मुख्य युद्धक टैंक कौन सा है? तो याद रखना अर्जुन। तो याद रखिएगा 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, नाग मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नाग मिसाइल को जो कि दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विमान वाहक तोप कौन सा था? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, INS विक्रांत जो कि ये भारत का प्रथम विमान वाहक तोप था। तो याद रखिएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल जो है तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो याद रखना नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि एशियाई खेलों का नामकरण किए थे। तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
85 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चमकता हुआ सूरज, जो कि ये एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। तो याद रखना 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का मेजबानी की है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भारत में, जो कि अभी तक 2 बार जो कि एशियाई खेलों की मेजबानी की है भारत ने। तो याद रखना है 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, 2022 के 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? तो याद रखना हांगझोऊ में, जो कि चीन में है। तो याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कौन थी? तो याद रखना जो कि यहाँ पे कमलजीत संधू, जो कि ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि कुवैत सिटी में स्थित है। तो याद रखिएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेल आमतौर पर कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं एशियाई खेल। तो याद रखना है 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये, जो कि अप्सरा जो है ना, तो ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी? तो याद रखना भारत की प्रथम पनडुब्बी जो कि INS कलवरी थी। तो याद रखिएगा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो है ना, तो ये जो कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो देखो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट था। तो याद रखिएगा 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट है। तो याद रखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो याद रखना आलम आरा, जो कि ये प्रथम बोलती हुई फिल्म थी। तो याद रखिएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन सी? तो याद रखना राजा हरिश्चंद्र मूवी। तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1881 में भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों 100 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।